चलो जी बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंश्योरेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। चलो बहुत आराम से समझेंगे इसको। सबसे पहले मैं इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिख देता हूं, मैंने चैप्टर 1 में समझा दी है वैसे। लो जी, अब सब आराम से समझेंगे। बेटा इंश्योरेंस की डेफिनेशन लिखी है। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, पढ़ना जरा। कहता है इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस एंड रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। इंश्योरेंस क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट है। और बेटा वन वे नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है। दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड कौन होता है बेटा, इंश्योर्ड कौन होता है, जिसने इंश्योरेंस लिया है। इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड कौन है, जिसने इंश्योरेंस लिया है। कहता है इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। अब बेटा दोनों कहीं ना कहीं कोई प्रॉमिसेस करेंगे, ये प्रॉमिस कर रहा है। इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस। कहता है आपको नुकसान होगा, हम नुकसान की भरपाई कर देंगे। मेक गुड द लॉसेस इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। आपको बेटा बस प्रीमियम देता रहना रेगुलरली। दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस करी। इंश्योरर कह रहा है आपको कोई नुकसान होगा, मैं भरपाई करके दूंगा नुकसान की, बस आप क्या करके दो बेटा, मेरे को प्रीमियम टाइम पर रेगुलरली पे करते। वेरी गुड, समझ आई बात, आई। आपके कोर्स में 3 इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। अब स्मार्टली लिखने का तरीका समझ लो। लाइफ इंश्योरेंस की डेफिनेशन आई, डेफिनेशन यही लिखनी है, ऑल्दो गलत है भी बताऊंगा, ठीक है। फायर इंश्योरेंस क्या आई, कैसे लिखोगे, फायर इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस caused by fire in return of a payment called premium. मरीन की आई तो मरीन इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस caused by मरीन इन रिटर्न ऑफ अ पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। वेरी गुड, सब समझ आ गया। लाइफ इंश्योरेंस की आई, हाँ डेफिनेशन ये है, वैसे मुझे कभी कभी हंसी भी आती है। देखो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस। इंश्योरर ने कहा आप मर जाओ और मैं करूंगा जिंदा आपको, बस प्रीमियम देते रहना, ऐसा कुछ। बेटा मैं पहले भी बोल चुका हूं, लाइफ इंश्योर कभी होती नहीं। किसने बोल दिया लाइफ इंश्योर होने लगी? लाइफ बेटा लाइफ का अश्योरेंस होता है, नॉट इंश्योरेंस। हजारों जगह देखते हैं लिखा हुआ, करोड़ों जगह लाइफ इंश्योरेंस। अरे भाई लाइफ इंश्योर होती है कभी? कोई जिंदा कर सकता है आपको दोबारा मरने के बाद? कोई नहीं कर सकता। इसलिए बोलते हैं बेटा लाइफ हमेशा अश्योर होती है, नॉट इंश्योर। अश्योर मतलब पैसे ही मिलेंगे बस मरने के बाद, जिंदा कोई नहीं करके देगा आपको। समझ आई बात? इतनी बात ओके है बेटा। आपके कोर्स में ना प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। ये कराने मुझे बहुत अच्छे से, ऑल्दो हो सकता है पहले कभी करे हो, वैसे बता देता हूं। जिस भी स्कूल में आ चुका चैप्टर, सब में आ चुका है टॉपिक। 6 नंबर, इससे कम में नहीं आया होगा। मैं पहले बता रहा हूं, बिना देखे आप देख लेना अपना फेयरली पेपर खोल के, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस 7 हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले एटमोस्ट गुड फेथ, मतलब बेटा इन अ गुड फेथ इंश्योरर और इंश्योर्ड आपस में कोई भी बात छुपाएंगे नहीं रिलेटेड टू पॉलिसी। कोई भी मटेरियल फैक्ट नहीं छुपाना रिलेटेड टू पॉलिसी। अगर छुपाया आपने तो क्या,
बेटा इंश्योरर बाद में इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से मना कर सकती है आपको। कोई भी मटेरियल फैक्ट ना छुपा लेना, जैसे कि बेटा ए इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, उसने ये बात इंश्योरर से छुपा ली और लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। लेटर ऑन ए की डेथ होगी फ्रॉम हार्ट अटैक, बेटा डिनाई कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने से, मना कर देगी, पक्का बोल रहा हूं। समझ में आई बात? एटमोस्ट गुड फेथ क्या कहता है? इन अ गुड फेथ ना तो इंश्योरर कोई मटेरियल फैक्ट छुपाएगा, ना ही इंश्योर्ड कोई मटेरियल फैक्ट छुपाएगा। अगर इंश्योर्ड ने कोई मटेरियल फैक्ट छुपा लिया तो क्या होगा? तो बेटा नहीं मिलने वाले इंश्योरेंस के पैसे, पक्का बोल रहा हूं आपको। एग्जाम्पल यही लिख देना, मिस्टर ए इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, और उसने ये बात इंश्योरेंस कंपनी से छुपाई। लेटर ऑन मिस्टर ए की हार्ट अटैक से ही डेथ हो गई, तो बेटा पक्का बोल रहा हूं पैसे नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी। बात ओके? सेकेंड वन इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बड़े काम की बात। बेटा आप सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हो जिनमें आपका इंटरेस्ट है। यानी कि अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, तो बेटा आप अपने ब्लड रिलेटिव का या अपने स्पाउस का ही इंश्योरेंस करा सकते हो। स्पाउस समझते हो? स्पाउस क्या होता है? वाइफ। स्पाउस क्या होता है पागल, बोलते नहीं कुछ, पिट जाओगे। बताता हूं मैं, आधे से लोगों का आंसर होता है स्पाउस मतलब होता है वाइफ। अरे पागलो, हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ और वाइफ के लिए उसका हस्बैंड स्पाउस है। हस्बैंड भी स्पाउस होता है। आप अपने ब्लड रिलेटिव का भी इंश्योरेंस करा सकते हो और स्पाउस का भी। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं, देखो एक बात सुनो, वो क्या कह रहा है प्रिंसिपल, कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जिस चीज में इंटरेस्ट है आपका सिर्फ उसी का इंश्योरेंस कराना। यानी कि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो सिर्फ ब्लड रिलेटिव, सिर्फ स्पाउस का। वरना एक बात सोचो बेटा, अगर इंश्योरेंस एक स्पेक्यूलेशन होता तो क्या होता? हर वो बंदा जो आईसीयू पे लेट रहा है, हर एक का इंश्योरेंस करा दो आप, मरेगा आपको पैसे मिलेंगे। दुनिया को और क्या चाहिए? किसी के मरने से पैसे मिल जाए तो और क्या चाहिए? बेटा इंश्योरेंस कोई स्पेक्यूलेशन नहीं है, कोई सट्टा बाजारी का काम नहीं चल रहा। इंश्योरेंस सिर्फ आप उसी चीज का करा सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और अगर मैं फायर और मरीन की बात करूं तो बेटा अपनी प्रॉपर्टी, अपने एसेट, अपने घर का इंश्योरेंस करा सकते हो। पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस कराएं, फायर इंश्योरेंस, रात को आग लगवा देंगे, पैसे ही मिलेंगे। बढ़िया नहीं है? इतनी बढ़िया पॉलिसी बताओ। पड़ोसी के घर का फायर इंश्योरेंस कराओ, रात तो रात आग लगा दो खुद ही, पैसे ही पैसे सुबह तक। नहीं बेटा, इंश्योरेंस सिर्फ उसी चीज का कराया जा सकता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। इतनी बात ओके? पक्का? थर्ड वन इज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब बेटा एक से ना सबसे पहले एक लाइन लिखनी है, टीचर को समझाना है कि हमें बहुत अच्छे से आता है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, बस अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। बेटा आपने इंश्योरेंस कराया अपने गुड्स का 4 लाख रुपए का, ठीक है, नुकसान हुआ 50,000 रुपए का, पैसे कितने मिलेंगे? 50,000 या 4 लाख? 50,000। सिर्फ नुकसान की भरपाई होगी। 50,000 का नुकसान हुआ, ये कहूंगा लाओ 4 लाख लाओ, लाओ 3.5 लाख कमाता हूं। नहीं बेटा, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है? आपको उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देना जिसमें आप लॉस से पहले थे। लॉस से पहले गुड्स की वैल्यू मेरे मान लो 10 लाख रुपए थी, 4 लाख रुपए में सारे गुड्स इंश्योर हो गए, मैंने 4 लाख का प्रीमियम दिया। बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, इतना नहीं होता, 4,000 रुपए होता है सिर्फ, ठीक है। मान लो 10 लाख रुपए के गुड्स थे, 4,000 का प्रीमियम दिया, सारे गुड्स इंश्योर हो गए, ठीक है। आग लग गई, ठीक है, नुकसान हो गया 50,000 रुपए का, मैं कहां पहुंच गया? 9.5 लाख पे पहुंच गया। इंश्योरेंस कंपनी कितने देगी? उतने ही देगी, उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर देगी जिसमें लॉस से पहले थे। लॉस से पहले 10 लाख का मालिक था, लॉस के बाद 9.5 का, कितने मिल जाएंगे? उतने ही मिलेंगे कि वहां पहुंच जाऊं जहां लॉस से पहले था। इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, पैसा नहीं बना सकते इससे। बात समझ आई? पक्का से 3 बातें ओके। फोर्थ वन इज प्रॉक्सीमेट कॉज। प्रॉक्सीमेट कॉज मतलब उसी एप्रोप्रिएट कॉस्ट से नुकसान होना चाहिए जिसके लिए इंश्योरेंस ले रखा था। बताता हूं बेटा, प्रिंसिपल का नाम लिखा क्या हुआ है? प्रॉक्सीमेट कॉज।
वैसे बता देता हूं, इसको एक और लैंग्वेज में एक वर्ड बोला जाता है कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। मतलब क्या है बेटा, उसी चीज से नुकसान होना चाहिए जिसके लिए इंश्योरेंस ले रखा है। फायर इंश्योरेंस ले रखा है, आग लगेगी तभी पैसे मिलेंगे। बाढ़ से नुकसान हो गया, पैसे मिलेंगे? भूल जाओ। चोर चुरा कर ले गया, पैसे मिलेंगे? फायर इंश्योरेंस करा रखा है, कुछ नहीं मिलेगा। आग लगेगी तभी पैसे मिलेंगे, वही एप्रोप्रिएट कॉज होना चाहिए जिसके लिए इंश्योरेंस लिया गया है। बात ओके? पक्का बताओ, 4 बातें समझ में आई? एटमोस्ट गुड फेथ समझ में आया? कोई भी बात नहीं छुपानी, कोई भी मतलब गर्लफ्रेंड का नाम भी बताना है? नहीं भाई नहीं। मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी, मैं ऐसे ही बोलता हूँ ना, कोई भी बात नहीं छुपानी, मटेरियल फैक्ट नहीं छुपाना रिलेटेड टू पॉलिसी। बैच में खड़ा हुआ सुन रहा था मैं एक बच्चे से, कहता कोई बात नहीं छुपानी। मैंने कहा मतलब घर, अगर वो तेरे से पूछे घर में कितनी प्रॉपर्टी पड़ी है, सब बता देगा उसको। मटेरियल फैक्ट रिलेटेड टू पॉलिसी नहीं छुपाना, ठीक है जी। सेकेंड वन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सिर्फ उन्हीं चीज का इंश्योरेंस जिसमें आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। थर्ड वन, इंडेमनिटी, इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, पैसा ना कमाना, सिर्फ वही मिलेगा जो नुकसान हुआ है। फोर्थ वन, प्रॉक्सीमेट कॉज, इतनी बात ओके। फिफ्थ वन, सबरोगेशन, ये क्या बोलता है बेटा, एक बार आपको आपके इंश्योरेंस के पैसे मिल गए, देन द प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। ये क्या मतलब हुआ बेटा, मैंने ना फायर इंश्योरेंस कराया अपनी बिजनेस एसेट्स का, ठीक है, एक मशीनरी का फायर इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए, कल ही खरीद के लाया। शॉर्ट सर्किट हो गया, बिजनेस में पूरी रात आग लगती रही, मशीनरी में भी आग लगी रही बेटा, मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया। मैंने इंश्योरेंस लेके ले रखा था, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मैंने क्लेम मांगा, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 10 लाख रुपए दे दिया, क्योंकि 10 लाख की मशीनरी थी, पूरा क्लेम मिल गया, ठीक है, मिल गया। अब मैंने कहा ठीक है, 10 लाख तो ये कमा ही लिया है, अब एक काम करते हैं, ये एसेट्स लोहे के भाव तो बिकी जाएगी मशीनरी, इसको बेचते हैं, 20,000 रुपये ये भी कमा लेते हैं। नहीं बेटा, अगेन इंश्योरेंस इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। एक बार आपको आपके इंश्योरेंस की वर्थ मिल गई, देन दिस प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? अब इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी साथ ले जाएगी वो मशीन जली हुई आपको क्लेम देने के बाद। सबरोगेशन बोलते हैं, ठीक है जी। हाँ, आप समझ आ रहा है। हाँ जी। सिक्स्थ वन इज मिटिगेशन। पहले कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उससे पहले मिटिगेशन पढ़ा देता हूं। मिटिगेशन क्या होता है बेटा, आपने अपनी प्रॉपर्टी की केयर बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे इंश्योरेंस लेने से पहले करते थे। मतलब हर वो कोशिश करो लॉसेस को प्रिवेंट करने की। आपने बेटा अपने घर का इंश्योरेंस ले लिया, घर में आग लग गई और आप बाहर बैठ के हाथ सेकने लग गए। आपने कहा ठीक है कल सुबह पैसे मिलेंगे, हाथ सेक लो, ठंड बहुत हो रही है। नहीं बेटा, आप अपनी प्रॉपर्टी की केयर बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे इंश्योरेंस लेने से पहले करते थे। हर वो कोशिश करो लॉसेस को प्रिवेंट करने की। समझ आई बात? एक एग्जांपल दूं ऐसे इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी वाले यार लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ भी कह के आपके पैसे नहीं देते, कुछ भी कह देंगे। मैंने बताया भी था बैच में, एक इंडियन क्रिकेटर की डेथ हुई थी ऑन द स्पॉट, पिच पर ही। केनिया में टूर्नामेंट खेलने गए थे, केनिया में, ठीक है। लेदर की बॉल लगी, सीधा सर्वर आकर लगी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। आज तक उसके पेरेंट्स धक्के खा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे क्लेम मांगने के। वो कहते हैं हमने तो बोला था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है अगर इंडिया में डेथ होती तो देते पैसे, तो केनिया में हुई है। कुछ भी कह देंगे, पैसे नहीं देने इन्होंने आपके, ठीक है। वैसे एक और बात भी बताता हूं, एक अमेरिका का इंसिडेंट है, एक फ्रॉड केस था, बताता हूं क्या हुआ। एक बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर, और जो उसका ऑनर था उसने क्लेम किया कि मेरे घर में आग लग गई है, और उसने इंश्योरेंस क्लेम डाला, ठीक है। रियलिटी में जब इंश्योरेंस कंपनी के सर्वेयर वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा घर पूरे तरह से जलकर राख हो गया है, ठीक है, लेकिन किसी भी इंसान को, जो भी उसके घर में रहते थे, किसी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और बहुत सारे, मतलब उनको कोई ऐसा प्रॉपर्टी के कोई कागजात नहीं मिले, कोई करेंसी जली हुई, उनको नहीं समझ में आएगी करेंसी भी जली है कोई, जबकि जलना चाहिए। अगर सब कुछ जल रहा है तो करेंसी भी जलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी वाले बहुत ज्यादा चुस्त, उन्होंने क्या करा, इसके उसी पर्सन के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि 100% इसमें कोई घपला है, ये इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए आग लगाई गई है, जेन्युइनली आग लगी नहीं है,
तो प्रूव कैसे करें कि जेन्युइनली आग नहीं लगी? तो उनको पता लगा वो जो पर्सन है उसको ना पेस मेकर लगा हुआ है हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ है जो आपकी क्या करता है बेटा, नर्व को थोड़ा स्टेबल रखता है और हार्ट बीट वगैरह ओके रखता है। ठीक है, उन्होंने कहा हम पेस मेकर का टेस्ट करना चाहते हैं। अगर आग लगी होगी, बंदा घबराया होगा, कहीं ना कहीं हार्ट बीट बढ़ी होंगी इसकी। पेस मेकर का टेस्ट करते हैं। कोर्ट ने कहा ठीक है, ओके डन। ऑपरेशन हुआ, पेस मेकर निकाला गया, उसको दूसरा पेस मेकर लगाया गया, उस पेस मेकर का टेस्ट गया। जिस टाइम पर आग लगी थी उस टाइम पर कोई हार्ट बीट नहीं बढ़ी, वो नॉर्मल थी। प्रूव हो गया, जानबूझकर आग लगाई गई थी। ठीक है, वैसे ऐसे ऐसे केसेस का भी आप क्या करोगे, अभी तो बहुत छोटे बच्चे हो। मैंने कहा बता दूं आपको कि ऐसा कुछ भी होता है दीन दुनिया में। एक और बात बताता हूं, चलो एक्स्ट्रा टॉपिक छोड़कर। ठीक है, जो लास्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, मिस्टर ओबामा, ठीक है, उनको ना थ्रेट आए, कुछ थ्रेट आए, मेल्स आई, थ्रेटनिंग मेल्स आई कि जान ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे आपकी। तो FBI बहुत चुस्त है, जैसे यहाँ CBI है, वहाँ FBI है, वहाँ वो बहुत चुस्त है। तो FBI ने क्या करा, पूरी कोशिश करी कि पता लगाया जाए मेल कहाँ से आई है, कौन से सिस्टम से आई है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बेटा रिस्क बहुत ज़्यादा है, थ्रेट बहुत ही खतरनाक से है। तो बेटा बहुत देर उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी, बाद में पता लगा फ्रिज से मेल आई है, फ्रिज से। हाँ, फ्रिज से मेल कैसे आ सकती है बेटा? वहां सारे फ्रिज लगभग इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज में क्या होता है बेटा, एक जार बना हुआ है, केस बना हुआ है, उन्होंने कमांड लगाई हुई है, अगर इस जार में मिल्क की क्वांटिटी 1 लीटर से कम रह जाए तो ऑटो डायरेक्शन चली जाती है वॉलमार्ट को कि 2 लीटर मिल्क और भेज दो। एक जार है जहां पर फ्रूट्स बड़े होते हैं कि अगर इतने केजी से कम फ्रूट रह जाएं तो 3-4 केजी फ्रूट भेजना। सारी ट्रांजैक्शन वॉलमार्ट को जाती हैं, वो फ्रूट निकालते हैं, फ्रूट का वेट कम होता है, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन चली आती है, फ्रूट आ जाते हैं घर पर। वहां इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है फ्रिज में। बाद में पता लगा वो मेल फ्रिज ने करी थी। सोच सकते हो ऐसा कुछ भी होता है दुनिया में। खैर अभी मैं बोल रहा हूं ना, मेरे पास खुद टाइम की कमी है इस वजह, वरना मैं आपको बताता एग्जाम्पल, आप सर पकड़ लेते हैं। ऐसा कुछ भी होता है दुनिया में। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हमने 6 प्रिंसिपल का डिस्कशन कर लिया, एक रह गया कंट्रीब्यूशन। लो ये भी समझ लो बेटा, नाम ही क्या है, कंट्रीब्यूशन। तो बेटा कहीं ना कहीं बेटा कुछ लोग कंट्रीब्यूट करके पैसा देंगे। लो समझते हैं बेटा, आपने क्या किया, आप मिस्टर ए, आपने अपने हाउस का इंश्योरेंस करा लिया, अपने घर का इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, फ्रॉम 3 इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, कंपनी ए से भी इंश्योरेंस करा लिया 5 लाख रुपए का, जिसको आप प्रीमियम देते हो 5,000 रुपए। ठीक है, कंपनी बी से भी इंश्योरेंस करा लिया 3 लाख रुपए का, जिसको आप प्रीमियम देते हो 3,000 रुपए। कंपनी सी से भी इंश्योरेंस करा दिया 2 लाख रुपए का, जिसको आप प्रीमियम देते हो मान लो 2,000 रुपए। ठीक है, घर का इंश्योरेंस करा लिया, घर में आग लग गई, 3 कंपनियों से इंश्योरेंस कराया हुआ है, आग लगी घर में, 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, आपने कहा लाओ भाई कंपनी है 1 लाख ले आओ, कंपनी भी 1 लाख तुम भी ले आओ, और कंपनी सी 1 लाख तुम भी ले आओ। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं कमा लिया, प्रॉफिट कमा सकता है नहीं। इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉट मेकिंग प्रॉफिट। स्पेक्यूलेशन थोड़ी है, सट्टा बाजारी चल रही है यहां पर। 1 लाख का नुकसान है, 3 पार्टियों से 1 लाख रुपए निकलवा लोगे क्या? नहीं बेटा, ये सब कंट्रीब्यूट करके देंगे इन द रेशो ऑफ प्रीमियम कह लो, इन द रेशो ऑफ प्रीमियम कह लो, या इन द रेशो ऑफ सिक्योर्ड अमाउंट बोल लो। अब बेटा प्रीमियम की रेशो क्या है? 5:3:2। 5:3:2 में देंगे, 5:3:2 में देंगे। कंपनी ए कितना देगी? 5/टोटल 10। कंपनी बी कितना देगी? 3/10। और बेटा कंपनी सी कितना देगी? 2/10। यानी कि बेटा ये देगा 50,000 रुपए, ये देगा 30,000 रुपए, और ये देगा 20,000 रुपए। मिलाकर कितना हुआ? 1 लाख ही तो लेना था। पैसा नहीं कमा सकते आप इंश्योरेंस कंपनी से। साथ के साथ प्रिंसिपल ओके,
बढ़े आगे बेटा। अब लाइफ इंश्योरेंस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। 3 इंश्योरेंस है ना हमारे केस में, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस 5 तरीके के हैं, ठीक है बाबू। आज पिछली सारी कसर निकल जाएगी अगर किसी दिन भी बैच की जल्दी छुट्टी हुई है तो, ठीक है। हाँ, तो अगर रोना आए तो बता देना, ठीक है, मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है जी। चलो बेटा, लाइफ इंश्योरेंस 5 तरीके का है, होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट। पहले 2 की बात करते हैं। लो जी, सब मेरी तरफ देखेंगे बेटा, समझना है तो, रटना है तो कोई नहीं, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है जी। होल लाइफ इंश्योरेंस और एंडोमेंट, डिफरेंस क्या होता है बेटा? ये लाइफ इंश्योरेंस कैसा है? होल लाइफ, मरने के बाद ही मिलेगा, जीते जी मिलता नहीं है किसी को, होल लाइफ, ठीक है ना। अपॉन डेथ मिलता है और हमेशा नॉमिनी को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी को मिलेगा, डेथ पे ही मिलेगा बेटा। ये क्या है? एंडोमेंट। ये कब मिलता है? ये मिलता है बेटा डेथ और मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो जल्दी हो जाए। इसमें पैसा बेटा आपको खुद को भी मिल सकता है या नॉमिनी को भी मिल सकता है। समझाता हूं। 25 साल के आप हो, किसी ने इंश्योरेंस ले लिया 25 साल की एज में, 30 साल के लिए, ठीक है, 30 साल का लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, यानी कि अप टू अटेनिंग द एज ऑफ 55, ठीक है। 55 की एज हो गई, उसकी डेथ नहीं हुई, क्या पहले हुआ, डेथ या मैच्योरिटी? मैच्योरिटी हो गई। जिंदा है अभी? जिंदा है। किसको पैसे मिल जाएंगे? उसको खुद को मिल जाएंगे। 53 में उसकी डेथ हो गई, क्या पहले हुआ, डेथ या मैच्योरिटी? डेथ। पैसे किसको मिलेंगे? नॉमिनी। डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर पे पैसे मिलते हैं, आपको खुद को भी मिल सकते हैं या आपके नॉमिनी को। बात ओके। थर्ड वन इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ बेटा जनरली हस्बैंड और वाइफ कराते हैं या 2 पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म के करा लेते हैं, ठीक है। प्रीमियम इज पेड बाय द ईदर ऑफ द 2, कोई भी प्रीमियम पे कर दो, हस्बैंड पे करना चाहे हस्बैंड कर दे, वाइफ पे करना चाहे वाइफ पे कर दे, कोई भी कर लो पे, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक की डेथ हो गई तो अदर सर्वाइवर को पैसे मिल जाएंगे। हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को मिल जाएंगे, वाइफ की हुई तो हस्बैंड को मिल जाएंगे। प्रीमियम कोई भी दे सकता है, मुझे पक्का पता है आपका क्वेश्चन, दोनों की इकट्ठे होगी तो। मैं बहुत अच्छे जानता हूं आपको, घबराओ ना आप, आपको लेग पुलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। दोनों की इकट्ठे होगी तो क्या बेटा, कहीं ना कहीं कोई नॉमिनी रहेगा पक्का, और अगर नहीं रहेगा तो बेटा सारा पैसा गवर्नमेंट का, ठीक है जी। इतनी बात ओके, ओके इतनी बात। चलो फोर्थ वन इज एन्यूटी पॉलिसी। ये बहुत बढ़िया है एन्यूटी पॉलिसी। लो मैं भी बताऊंगा, मैं भी जिंदगी में कराना चाहता हूं एन्यूटी। लो समझने की कोशिश करना एन्यूटी को। एन्यूटी पॉलिसी क्या होती है बेटा? देखो कई बार ना एक इंसान को लगता है कि उसने एक सर्टेन एज तक काम करना है, उसके बाद कमा नहीं पाएगा। वो लगता है, हर इंसान को लगता है कि यार मैं 45-50 तक काम कर पाऊंगा, उसके बाद काम करने लायक नहीं रहूंगा, मेरे को फ्यूचर सिक्योर रहे, पैसे आते रहे, हर इंसान को लगता है, ठीक है। तो बेटा आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हो? प्रीमियम पे कर सकते हो, लंप सम प्रीमियम दे सकते हो। लमसम प्रीमियम देने से क्या होगा बेटा, आपने आज 10 लाख रुपए आपके पास है, आप 25 साल के हो, आपने 10 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए और बोल दिया जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा मुझे ये पेमेंट दे देना। कैसे? विद इंटरेस्ट। भाई 25 साल में तो बहुत इंटरेस्ट हो जाता है, लगभग पैसे 4 गुना हो चुके होंगे, लगभग 10 लाख दिए 40 लाख हो चुके होंगे। आपने कहा मुझे ये पेमेंट, मैं अब तुम्हें लमसम पेमेंट कर रहा हूं, मुझे ये पेमेंट चाहिए। कैसे भी ले सकते हो पेमेंट, मंथली भी ले सकते हो, क्वार्टरली भी ले सकते हो, हाफ ईयरली भी ले सकते हो, और बेटा एनुअली भी ले सकते हो। जैसे आपका मन करे, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे ले लो इंश्योरेंस कंपनी। आपने कहा मंथली देता रहियो 20,000 रुपए, मेरा खर्चा 20,000 रुपए, हर मंथ 20,000 रुपए आते रहेंगे बेटा। आपने कहा नहीं क्वार्टरली देता रहियो, मेरे को 1 लाख रुपए क्वार्टरली चाहिए, या बेटा हाफ ईयरली चाहिए मेरे को 2 लाख रुपए, या एनुअली देता रहियो 4-4 लाख रुपए। कैसे भी ले लो जैसे आपका मन करे। और बता देता हूं रास्ता एक नहीं है कि खाली लमसम दे सकते हैं, दे भी कैसे भी सकते हैं।
आपके पास लमसम नहीं, आप क्वार्टरली भी दे सकते हो, हाफ ईयरली भी दे सकते हो, मंथली भी दे सकते हो और एनुअली भी दे सकते हो, जैसे आपको सहूलियत हो। देने के 5 रास्ते हैं, लेने के 4 रास्ते हैं। लिया नहीं लमसम जाता एनईओटी में। आप 25 साल का अपने 2-2 हजार में महीना देना शुरू कर दिया इंश्योरेंस कंपनी, आपका 50 साल तक दूंगा, जब तक 50 साल का नहीं हो जाता। 50 साल के बाद मुझे मंथली तो वापस कर दियो या हाफ ईयरली वापस कर दियो। देने के 5 रास्ते, लेने के 4 रास्ते। समझ आई बात? मैंने काम करना है 35 तक। होती है यार इंसान की सोच। हाँ हाँ, तुड़वा सकते हैं, किसी भी लाइफ इंश्योरेंस को तुड़वाया जा सकता है। इसका डिस्कशन तब करूंगा जब लाइफ इंश्योरेंस, फायर और मरीन के डिफरेंस की बात करूंगा, ठीक है ना। वरना मेरे को ज्वाइंट लाइफ में भी एक बात पूछनी थी आपसे, लो पूछ देता हूं, आंसर वहीं कर दूंगा, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर इंश्योरेंस कराया, जब कराया वो हस्बैंड वाइफ थे, इंश्योरेंस था 20 साल का, 5 साल के बाद हस्बैंड और वाइफ का डाइवोर्स हो गया। अब क्या होगा इंश्योरेंस का? प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम मैंने बता दी, सॉल्यूशन भी मैं ही बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है जी। चलो, बात ओके, अभी तक की बात ओके। मैं तो बोल ही रहा हूं यार, मेरा एनालिसिस बहुत बहुत बड़े होते हैं चीजों पे, मैं छोटा एनालिसिस कराया नहीं जाता यार मेरे से, रटवा कैसे दो, ठीक है ना। मेरे से रटवा नहीं सकता, मैं कुछ भी करा सकता हूं, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। लो जी, ये भी बहुत बढ़िया है, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी? बेटा देखो, या तो चिल्ड्रन की फर्दर एजुकेशन के लिए या उनकी मैरिज के लिए कराया जाता है। वैसे बोल देता हूं बेटा, लिखा ऐसा कुछ बुक में नहीं, लेकिन जनरली बोल देता हूं फॉर द फीमेल चाइल्ड। फीमेल चाइल्ड के लिए जनरली कराया जाता है, ठीक है बाबू। पेरेंट प्रीमियम पे करते हैं, जो अगर पेरेंट प्रीमियम कर रहे हैं, मान लो 18 साल का इंश्योरेंस है या 21 साल का इंश्योरेंस है, ये होगा हायर स्टडीज के लिए, ये मिलेगा मैरिज के लिए, ऑब्वियसली बात है। 18 और 21 है, ठीक है। प्रीमियम पे कर रहा है पेरेंट, अगर इस बीच पेरेंट की डेथ हो जाए तो बेटा कोई प्रीमियम पे नहीं करना, प्रीमियम खत्म और अमाउंट मिलेगी आपको अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 18। अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 18 पैसा मिलेंगे, 18 या 21 जो भी होगा, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, बात वैसे बता देता हूं, एक स्कीम है बेटा, सुकन्या स्कीम। सुकन्या स्कीम मोदी जी ने चलाई थी, ये भी फीमेल चाइल्ड के लिए। लो बताता हूं इसके बारे में कुछ, आपको बहुत सुनकर अच्छा लगेगा। ये चिल्ड्रन एंडोमेंट स्कीम है। ये क्या है बेटा, अगर किसी के घर फीमेल चाइल्ड का बोर्न होता है, सुकन्या कन्या, ठीक है, फीमेल चाइल्ड का बोर्न होता है, आप कम से कम 1000 रुपये महीना से ये स्टार्ट कर सकते हो। 1000 रुपये महीना दिया, 14 साल तक देना है। साल का कितना दिया? 12,000। 14 साल का कितना दिया? 1,68,000 रुपये। 7 ईयर्स होल्ड करना है, 7 ईयर कुछ नहीं करना। 21 की होगी गुड़िया, अब मिलेंगे बेटा 6 लाख रुपए वापस। पे कितने की है? 168। वापसी कितने आए? 6 लाख रुपए, ठीक है जी। समझ आए सारे लाइफ इंश्योरेंस? हाँ, आप बड़े एक्सपर्ट हो चुके हो, ठीक है। फायर इंश्योरेंस का कोई टाइप नहीं है, फायर इंश्योरेंस अपने आप में एक ही है, फायर इंश्योरेंस। मरीन 3 तरीके के, आप मरीन का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस। जब ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा तब होगा ब्रेक, उसके बाद चैप्टर बचेगा 1 घंटे का। जान निकल चुकी है, बस अब तो शरीर बैठा हुआ है। हाँ ठीक है बेटा, मरीन इंश्योरेंस, मरीन 3 तरीके का है बेटा, शिप और हल, कार्गो एंड फ्रेट। वेरी गुड। अब सिया और कशिश दोनों बुक बंद करके बताएंगे सारी हेडिंग। हाँ जी, शिप और हल, कार्गो और फ्रेट इंश्योरेंस, ठीक है बेटा। मरीन के केस में 3 चीजों के इंश्योरेंस रहते हैं। शिप, यार मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार ये वर्ड सुनकर, शिप का इंश्योरेंस। यार बेटा इसको शिप नहीं बोलते, सही वर्ड होता है वेसल। शिप से ना इंसान आया जाया करते हैं, गुड्स वेसल पर आया जाया करता है, उसे शिप नहीं बोलते किसी भी हाल में, ठीक है। अब एनसीईआरटी यार क्या कह सकते हैं,
ठीक है ना, लिखते शिप और हल है। बाबू एक बात सुनो, देखो यूएस से वेसल चला और इंडिया वेसल ने पहुंचना है। चलो जी, आपको पता है वेसल्स की कीमतें कितनी रहती हैं? कई करोड़। बेटा अगर ये गलती से भी रास्ते में डूब जाए तो समझ लेना इंश्योरेंस कंपनी का भी, शिपिंग लाइन का भी नाश हो जाएगा। इसलिए बेटा कोई रिस्क नहीं ले सकते वो, ठीक है। शिपिंग लाइन क्या करती है? मरीन रूट में हमेशा इंश्योरेंस कराती है अपने वेसल का, हमेशा। उन्होंने बेटा यहां से वेसल चलाया, सबसे पहले इसको इंश्योर कराया, और बेटा वो एक इंश्योरेंस लेती, वो दो इंश्योरेंस लेती हैं। अपने वेसल को तो इंश्योर कराया ही कराया, एज वेल एज बेटा फ्रेट को भी इंश्योर कराया। फ्रेट क्या होती है? किराया भाड़ा। किराया भाड़ा, इनको किराया ही तो मिलना है यूएसए से इंडिया ले जाने का गुड्स का, नहीं मिलेगा किराया। फ्रेट नहीं पे करोगे? करोगे यार, बताते नहीं, न्यूट्रल से आदमी हो, पे करोगे ना, पक्का है ना। अगर मैं आपसे बोलता हूं गुड्स डज नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन, रास्ते में ही डूब जाए, तो दो नुकसान नहीं हो गए? एक तो वेसल खत्म हो गया, एक फ्रेट भी नहीं मिलेगी। या आप नहीं, आप बहुत दया मानो, आप कहोगे नहीं नहीं पहले फ्रेट ले लो, आपने हमारे गुड्स भी डुबो दिए, लो 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 फ्रेट ले लो, कोई नहीं, अपने किराया तो ले ही लो। ऐसे फ्रेट दोगे क्या? नहीं दोगे। तो बेटा शिपिंग लाइन दो इंश्योरेंस कराती है, एक अपने वेसल का कराएगी, एज वेल एज बेटा अपनी फ्रेट के लिए भी कराएगी, ठीक है। कार्गो, कार्गो का इंश्योरेंस होता है। कार्गो क्या होती है? हर वो गुड्स जो वेसल पे आ रहा है उसको बोलते हैं कार्गो, गुड्स को बोलते हैं कार्गो। पता है कार्गो जीन्स पहना करते थे कभी हम, बहुत सारी पॉकेट वाली, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आप बहुत छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। कार्गो मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स का इंश्योरेंस, वो गुड्स जो वेसल पर आ रहे हैं। ये कौन कराता होगा? ये बेटा रिस्पेक्टिव पर्सन कराते होंगे जिनके भी गुड्स आ रहे होंगे वेसल पे। मान लो बेटा आपका एक कंटेनर आ रहा है, अब ये थोड़ी सबके लिए आप इंश्योरेंस कराओगे, आप अपने एक कंटेनर का कराओगे। किसी का हाफ कंटेनर आ रहा है और किसी का हाफ कंटेनर आ रहा है, वो अपने अपने गुड्स के लिए कराएंगे। कार्गो का इंश्योरेंस पर्सन कराते हैं जिनको वो गुड्स बिलोंग करते हैं। तो मरीन के केस में तीन चीजों का इंश्योरेंस रहता है, वेसल का ही रहता है, उसके पड़े हुए उसके ऊपर रखे हुए गुड्स का रहता है, और बेटा उसकी फ्रेट का रहता है। बात ओके? अभी लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक, फिर डिफरेंस समझेंगे। चलो बेटा, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। बेटा हमें शायद कुछ 9 बेसिस पे डिफरेंस दिया गया है, हम 6 बेसिस पे पढ़ेंगे, पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पेपर में मैक्सिमम 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। मुझे पता है किस किस पॉइंट को वो केस स्टडी के लिए टच कर सकता है, वो मैं 6 में ही कवर करूंगा, ठीक है जी। सबसे पहला बेसिस सब्जेक्ट मैटर, और आप इजीली कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस में लिखा हुआ है द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज ह्यूमन लाइफ। फायर में लिखा है द सब्जेक्ट मैटर इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी और एसेट्स, और मरीन में लिखा हुआ है द सब्जेक्ट मैटर इज शिप, कार्गो और फ्रेट। क्या अभी तक सब बात ओके है? हाँ, पहला डिफरेंस हो गया, सांस आ रही है, सांस डबल हो गई बेटा, ठीक है। 6th बेसिस पे डिफरेंस पढ़ रहे हैं, बेसिस का नाम है लॉस मेजरमेंट। बेटा लाइफ इंश्योरेंस में लिखा है लॉस इज नॉट मेजरेबल। बेटा ह्यूमन लाइफ की वैल्यू लगाई जा सकती है क्या? लगाई जा सकती है। बेटा लाइफ इंश्योरेंस के केस में लॉस मेजर नहीं कर पाओगे। फायर और मरीन में लॉस मेजर हो सकता है बेटा। वेसल 300 करोड़ का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, 500 करोड़ का होगा, 1000 करोड़ का होगा, वैल्यू तो लगाई जा सकती है, चाहे करोड़ों में हो। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू तो नहीं लगाई जा सकती बेटा। फायर और मरीन में लॉस मेजरेबल है, लाइफ में बेटा लॉस कभी मेजर नहीं हो सकता। 2 बेसिस पे डिफरेंस हो गया, ठीक है। बस बेटा छुट्टी से 4 डिफरेंस दूर हैं हम। हाँ जी, ड्यूरेशन, 4th बेसिस ड्यूरेशन। Life insurance policy usually exceed a year and is taken for a longer period ranging from 5 to 30 year or for whole life। बेटा लाइफ इंश्योरेंस में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, जनरली 5 साल से ज्यादा के लिए और 30 साल तक के लिए ली जाती है, और कई बार होल लाइफ तक के लिए भी। पढ़ाया आपने मेरे से एक टाइप, होल लाइफ, मरने के बाद ही मिलते हैं, वैसे नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी यूजुअली डज नॉट एक्सीड अ ईयर। 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होती,
अपने एक्टिवा का इंश्योरेंस कराया है? कितने टाइम का होता है? 1 साल एग्जैक्टली। और उसके बाद दोबारा 1 साल, उसके बाद दोबारा 1 साल, 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं होता बेटा। फायर में सारे इंश्योरेंस होता है, थेफ्ट का भी होता है, लेकिन बता रहा हूं फायर में भी सिमिलर केस है, 1 साल के लिए ही होता है इंश्योरेंस। और मरीन में फॉर अ सी जर्नी, जिसको आप वॉयज बोलते हो बेटा, लिखा हुआ है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर 1 और पीरियड ऑफ वॉयज और मिक्स्ड। बेटा जनरली ये वॉयज के लिए होता है, 1 सी जर्नी के लिए होता है, दिन नहीं फिक्स होते। यूएस से गुड्स चला, इंडिया पहुंचेगा, जितने दिन में भी पहुंचेगा पूरी जर्नी सिक्योर्ड है आपकी। 15 में पहुंचे, 17 में पहुंचे, 16 में पहुंचे, ठीक है। एक बात बताता हूं, चलो एक किस्सा याद आ गया, यहां से पहले किस्सा बता देता हूं आपको। बेटा आपको पता है चाइना कहां पहुंचता जा रहा है? वो चीजें करता जा रहा है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अभी कुछ टाइम पहले मैं एक कहानी शेयर करता हूं आपको। अमेरिका ने कोई ऑर्डर प्लेस करना था किसी चीज का, उसके सामने 2 चॉइसेस थी, इधर इंडिया और चाइना। उन्होंने इंडिया को बोला आप बताओ हमारे को ना टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, हमारे को बहुत जल्दी चाहिए प्रोडक्ट, आप बताओ कितने दिन में दे सकते हो? तो बेटा इंडिया ने बोला 3 महीने लगेंगे, ठीक है, नहीं कुछ शायद 2 महीने, 1 महीना में प्रोडक्शन में लगेगा और 1 महीने की जर्नी है, इससे पहले कोई नहीं दे सकता आपको, पूरी दुनिया घूम लो आप, दे नहीं सकता आपको, 2 महीने से पहले कोई नहीं दे सकता। चाइना ने बोला 1 महीना में देंगे। अब इंडिया हैरान, यार 1 महीना तो प्रोडक्शन में चाहिए, देंगे कैसे? उन्होंने क्या करा भाई साहब, ऐसी चीज हो चुके हैं वो आप सोच नहीं सकते। उन्होंने वेसल में लगाई फैक्ट्री और सारे एम्प्लॉइज भरे 3 शिफ्ट के, 8 घंटे की एक शिफ्ट, 8 घंटे की दूसरी शिफ्ट, 8 घंटे की तीसरी, सारे एम्प्लॉय भरे जो तीनों शिफ्ट पे रहेंगे। वेसल चला, चाइना से पहुंचेगा अमेरिका, 1 महीने में पहुंचेगा। उन्होंने रास्ते में ही सारा प्रोडक्शन करा, पैकिंग करी, जब अमेरिका पहुंचा गुड्स रेडी, लो जी कुछ तो होगा ठीक है जी, चलो हाँ जी। सेकंड बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़ते हैं, एलिमेंट। बेटा लाइफ इंश्योरेंस हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ। अभी समझने की कोशिश करना है बेटा। देखो एक बात सुनो, फायर और मरीन कभी मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रोटेक्शन। एक बात बताओ बेटा, आपने अपने घर का इंश्योरेंस कराया, 5,000 रुपए दिए, घर इंश्योर हो गया, पूरे साल घर को कुछ नहीं हुआ, आप ऐसे कहते हो ला भाई 5,000 वापस कर विद ब्याज, इंटरेस्ट के साथ, ऐसे नहीं बेटा, वो 5,000 रुपए खत्म, अगले साल फिर 5,000। एक्टिवा के इंश्योरेंस में ऐसे करते हो क्या? 3,200 रुपए का इंश्योरेंस कराया, एक्टिवा इंश्योर होगी, पूरे साल एक्टिवा कुछ नहीं, आने का लाओ जी 3,200 रुपए ले आओ विद इंटरेस्ट ले आओ, ऐसे होता है क्या? नहीं, कभी होता है? मरीन में ऐसा होगा क्या? मरीन और फायर इस टर्म्स में बिल्कुल सिमिलर हैं, दे आर द मैटर ऑफ प्रोटेक्शन ओनली, नेवर द मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट का मैटर नहीं है। लेकिन बेटा लाइफ इंश्योरेंस में एक हिस्सा नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन तो दे ही रहे हो आप अपनी फैमिली को, एज वेल एज मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट टू। 25 साल की एज में इंश्योरेंस कराया, 30 साल के लिए, 55 तक का, बेटा कुछ नहीं हुआ आपको, जिंदा हो आप 55 साल में, कितना पैसा मिलेगा? 30 साल में आपने पैसा दिया 30 लाख रुपए, बेटा कम से कम 60-70 लाख रुपए वापस मिलेगा। इट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, खाली आपको प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, ब्याज के साथ रिटर्न आने वाली है, रिटर्न भी आएगी अच्छी खासी, समझ आई बात? फायर और मरीन कभी रिटर्न नहीं देते बेटा, पैसे खत्म इंश्योरेंस कराते ही। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा बेटा? पैसे वापस पक्का आएंगे, मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल एज प्रोटेक्शन, वो सिर्फ मैटर ऑफ प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टमेंट नहीं। क्या क्लियर हो इस बात को लेकर? 4 डिफरेंस हो गए, बचे 2, तेरा क्या होगा कालिया? हाँ जी, 7th वन, सरेंडर वैल्यू और पेड अप वैल्यू। लो जी समझना जरा, मेरी तरफ देखना जरा, लो जी समझने की कोशिश करो। बेटा लाइफ इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू होती है, फायर और मरीन की नहीं होती, ये तो मैं बोल देता हूं, लेकिन समझा भी देता हूं, ठीक है? आज 1 अप्रैल 2019 है, ठीक है? आपने अपने घर का इंश्योरेंस लिया और 10,000 रुपए मान लो प्रीमियम पे करा, ठीक है? पूरे साल के लिए घर इंश्योर है 31 मार्च 2020 तक, ठीक है?
साल पूरा होने ही वाला था, 15 मार्च को पहुंच गए इंश्योरेंस कंपनी के पास। 15 मार्च 2020 को आपने कहा मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैं सरेंडर कर रहा हूं इंश्योरेंस, लो अपना इंश्योरेंस यहीं रख लो, लाओ मेरे 10,000 रुपए वापस। कर देगा? छोड़ो 15 मार्च, 5 अप्रैल को पहुंच गया। आपने कहा ये पकड़ इंश्योरेंस, मेरे को नहीं चाहिए, मुझे सरेंडर करना है, मुझे मेरे पैसे वापस कर देगा? बोल जाओ, कुछ नहीं सरेंडर होता। फायर इंश्योरेंस सरेंडर नहीं होते, मरीन इंश्योरेंस सरेंडर नहीं होते, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, सरेंडर वैल्यू। यूएस से गुड्स चले और इंडिया पहुंचेंगे गुड्स, 15 दिन की जर्नी है। 8 दिन के बाद आपने कहा ले भाई मरीन इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए, वापिस कर ले अपना मरीन इंश्योरेंस, मुझे चाहिए ही नहीं, सरेंडर हो जाएगा। और सरेंडर वैल्यू होती होगी कोई? सरेंडर नहीं हो सकता, ना फायर ना मरीन। लेकिन लाइफ की बात करते हैं। आपने बेटा प्रीमियम तय हुआ 1 लाख रुपए साल, ठीक है, 1 लाख रुपए साल दे रहे हो प्रीमियम, 30 साल के लिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया, ठीक है। 10 साल में आपने 10 लाख रुपए दे दिए, ठीक है बेटा। लाइफ इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू होती है। आप पहुंच गए 10 साल के बाद, आपने कहा मेरे को ना तोड़वानी है पॉलिसी, मैं नहीं कंटिन्यू करना चाहता, 20 साल अभी और है, मैं नहीं दे पाऊंगा पैसे, मेरा काम ठीक नहीं है। बेटा वो ये पॉलिसी को कैंसिल कर देंगे, यहीं सरेंडर कर देंगे और आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर दे देंगे। देखो एक बात सुनो, आपने उनको इनकन्वीनियंस दी है कि नहीं दी? पैसा कब 30 साल तक देना था, उन्होंने तो यही सोचा ना आप 30 साल के बाद आओगे, आप कब आ गए? 10 साल के बाद। बेटा इनकन्वीनियंस आपने दिया, इनकन्वीनियंस कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। पूरे 10 लाख मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, कुछ कम। मान लो उन्होंने आपको 8 लाख रुपए दे दिए, पर बेटा लाइफ इंश्योरेंस हैज द सरेंडर वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस सरेंडर भी होते हैं, उनकी कोई सरेंडर वैल्यू भी होती है। फायर और मरीन इंश्योरेंस सरेंडर ना ही होते हैं, ना ही कोई सरेंडर वैल्यू होती है। 5 डिफरेंस खत्म हो गए। मैंने कैसे बोल दिया आधा घंटा लग जाएगा, इसी अकेले में लग जाएंगे 25 मिनट। चलो जी, अब तो जान निकालने का टाइम आया तुम्हारी, ऐसे कैसे छोड़ दूं आपको। लो पढ़ो बेटा, 3rd वन, और मार्क कर रहे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में केस स्टडी आने वाली है। अगर अभी तक नहीं आई तो फाइनल पेपर में केस स्टडी आ चुकी है, लिखी जा चुकी है, बस सॉल्व करना बाकी है, पक्का बोल रहा हूं, ठीक है जी। लो पेन ही नहीं लाए, अरे हम तो टॉपर हैं, हमें पेन की क्या जरूरत। चलो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब पता है ना बेटा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? हम सिर्फ उन्हीं चीजों का इंश्योरेंस करा सकते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। याद आई बात? एज फार एज लाइफ इंश्योरेंस इज कंसर्न्ड, अपने ब्लड रिलेटिव का और स्पाउस का इंश्योरेंस करा पाओगे। याद आई बात? और फायर और मरीन में सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का, अपने एसेट्स का, अपने व्हीकल का, अपने घर का, अपनी दुकान का, दुकान में पड़े गुड्स का, और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, ओके बात। चलो लाइफ इंश्योरेंस में बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। लो बेटा, इतना छोटा मैटर लिखने को किसने कहा था इसको? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी बट नीड नॉट बी नेसेसरी एट द टाइम व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। ये क्या कह रहा है भाई? सुनो जी, अब बड़े काम की बात बोल रहा हूं, यहां से केस स्टडी आएगी, मैं 1000% श्योर। ठीक है, क्या कह रहा है? कहता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट पता है कब देखना है? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी बट नीड नॉट बी नेसेसरी व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू। मतलब देखो सुनो, आज 1 अप्रैल 2019 है, एक हस्बैंड वाइफ इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पर इंश्योरेंस लिया। क्या बेटा आज वो उसकी वाइफ है? क्या आज इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है? बेटा आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब देखना है? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी, जब पॉलिसी स्टार्ट हो रही है तब तो है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। 20 साल का इंश्योरेंस है, 5 साल के बाद इन दोनों का डाइवोर्स हो गया, लेकिन हस्बैंड ने ना अपनी एक्स वाइफ का कभी प्रीमियम देने से मना नहीं करा, प्रीमियम पे करता रहा। और बेटा बीच में 15 साल के बाद जाकर उसकी वाइफ की डेथ होगी, एक्स वाइफ की डेथ होगी, क्या उसको पैसे मिल जाएंगे? 100% मिल जाएंगे। लिखा गया है, पढ़ते क्यों नहीं? इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब देखना है? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एंड
नीड नॉट बी नेसेसरी व्हेन द क्लेम वॉज ड्यू। जब क्लेम ड्यू हो रहा है ना तब नहीं देखना इंश्योरेबल इंटरेस्ट। कब देखना इंश्योरेबल इंटरेस्ट? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। और वैसे कमाल की बात बताऊं, हाफिजली से पहले का चैप्टर है। आप शक्ल ऐसे देख रहे हो 12 बज गए हो शक्ल पे, कुछ पता ही नहीं था हमें। पढ़ाते थोड़ी हैं, टाइम पास कर रहे हैं वो भी। उनको अपनी सैलरी से मतलब है, आपको स्कूल ना जाने से। गलती से चले भी गए तो उन्होंने फिर भी नहीं कौन सा पढ़ा लेना है। ठीक है जी, बात समझ में आई ना? लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब देखोगे? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। जब क्लेम ड्यू हो रहा है तब मत देखना। फायर में कब देखोगे? दोनों टाइम, दोनों टाइम। सुन लो, इधर देखो मेरी तरफ, ठीक है बाबू। एक शॉप है मिस्टर ए के नाम, उसने शॉप का फायर इंश्योरेंस कराया 1 साल के लिए, मान लो 1 अप्रैल 2019 को 5,000 रुपए देकर, ठीक है ओके बात। उसने 1 साल का इंश्योरेंस होता है फायर इंश्योरेंस, अभी हम ड्यूरेशन बढ़ चुके हैं। 6 महीने के बाद 30 सितंबर को 2019 को दुकान बेच दी मिस्टर बी को, ठीक है। और मिस्टर बी को उसने कहा ये बड़ा शॉप का इंश्योरेंस जो मैंने कराया था रख लो, आप पेपर रख लो। पेपर रख लिया उनने, ठीक है। 3 दिन के बाद आग लग गई। मिस्टर ए कहता है मुझे क्लेम दे दो, मेरे नाम पर है इंश्योरेंस, मुझे क्लेम चाहिए। क्या वो क्लेम कर सकता है पैसे? नहीं। क्यों नहीं? बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट फायर के केस में दोनों टाइम देखना है। एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी, क्या मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, क्या उसका इंटरेस्ट प्रेजेंट है। लेकिन व्हेन द क्लेम वॉज ड्यू 30 अक्टूबर को, क्या वो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है? यार सोचकर बोलो, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी, क्या उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था क्लेम के टाइम पर? नहीं। जब आग लगी क्या उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था? नहीं। ये तो बेटा स्पेक्यूलेशन नहीं हो गया? दूसरे की प्रॉपर्टी का आपने इंश्योरेंस करा रखा और पैसे मांग रहे हो, नहीं मिलेंगे। फायर में दोनों टाइम चाहिए, एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एंड व्हेन द क्लेम वॉज ड्यू, दोनों टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए। समझ आई क्या नहीं आई? यार ये बात बता दो, देखो समझ आई क्या नहीं आई ना? मानते हो ना? बक्काई मरीन 20 मिनट अकेले इस पे। लो मैं आपको डराता रहता हूं, आप खुश होते रहते हो, ठीक है। लो खुश मत हो बेटा, आज मैं पक्का 20 मिनट लगाने वाला हूं। किसी ने पढ़ा इंटरनेशनल बिजनेस बहुत अच्छे से, आप तीनों ने पढ़ रखा है, मेरे से पढ़ रखा है, ठीक है। आप तीनों छोड़ दो। लो अब बहुत मजा आने वाला। चार बैठे। लो जी अब देखते हैं बेटा, इन चारों में से कोई भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल चुप रहना बेटा, जवान पे अपनी लगाम, ठीक है। नए बच्चों को सीखने दो, ठीक है। यूएस से इंडिया गुड्स आना है बेटा, मरीन रूट है, ठीक है। आपने भी तो पढ़ रखा है, मैंने 5 ने पढ़ रखा है, वेरी गुड, ठीक है। अब बोलियो मत, ठीक है। यूएस से गुड्स आना है इंडिया, ठीक है। इंडिया का पर्सन है मिस्टर आई इंपोर्टर, ये मिस्टर ई एक्सपोर्टर। कितने प्यारे प्यारे नाम, मिस्टर ई, मिस्टर आई। बाबू मिस्टर आई ने क्या करा, इसके गुड्स देखे ऑनलाइन, सैंपल मंगाए व्हाट्सएप पे, इसको बहुत पसंद आए। इसने कहा मिस्टर ई आप यूएसए से गुड्स भेजो, जैसे ही गुड्स यहां पहुंचते हैं इंडिया, मैं आपकी पेमेंट कराता हूं। मिस्टर ई कह रहा क्या पागलों वाली बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। एक काम करो, मेरा बैंक अकाउंट नंबर लो, आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसे डालो, जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे मैं यहां से गुड्स चला दूंगा। आई कह रहा है क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने यहां से पैसे डाले नहीं और क्या होगा, आपने गुड्स वहां से भेजने नहीं, मैं कहां क्लेम करने आऊंगा यूएस से, कहां ढूंढूंगा आपको? ऐसे नहीं हो सकता, मुझे ट्रस्ट नहीं आपके ऊपर। वो कह रहा है यही बात मेरे साथ है, मैंने यहां से गुड्स चला दिए, इंडिया गुड्स पहुंच गए, क्या ट्रस्ट है आप पैसे दोगे? मैं कहां ढूंढूंगा आपको? डील हो नहीं पाई। कैसे जाते होंगे गुड्स? कौन अच्छा पहले पैसे जाते होंगे, पहले गुड्स निकलते होंगे? बस ये बता दो आज नए बच्चे, पहले पैसे जाते होंगे ना शिवांग? चल पैसे दे दिए इसने, यहां पैसे पहुंच गए, ये कहता है मैं गुड्स भेजता नहीं, जो होता है कर ले। पैसे भेजे आपने 10 लाख, पहली बार यूएस पहुंच गए आप पैसे ढूंढने अपने, 1.5 लाख रुपए की फ्लाइट पकड़ी आपने आने जाने की। पहली फ्लाइट में बंदा समझ नहीं आया कहां ढूंढू 2-3 दिन रुक कर आए, 3-4 लाख खर्च हो गए, वापस आ गए इंडिया। आपने कहा दोबारा जाऊंगा एक बार ढूंढने, 3-4 लाख फिर खर्च आ गए, 10 लाख ढूंढने गए थे, 10 और खर्च हो गए, अभी तक बंदा नहीं मिला। कैसे है? कैसे? पहले गुड्स चला दें,
नहीं चलाएं, पहले वैसे चला दे, नहीं चलाएं। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर आपके कोर्स में आपने पढ़ लिया है, स्कूल में कोर्स खत्म है, कुछ नहीं पता, सब मोह माया है, पढ़ाइयां तो मोह माया रह गई हैं बस। लो समझो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा एक स्पेशल अकाउंट खुलता है बैंक में नोन एज एलसी। समझाता हूं। आई ने पूछा ई से बता तेरे घर के आसपास कौन सा इंडियन बैंक है। इसने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है मेरे घर के आसपास। यूएसए में होता होगा नहीं होता होगा यार, है ले यार, ये भी नहीं पता दीन दुनिया के बारे में। होता है, पक्का होता है, पक्का पक्का। इसने कहा एसबीआई। उसने कहा ठीक है। ये एसबीआई में गया, इसने एसबीआई में एलसी खुलवाई, लेटर ऑफ क्रेडिट। अकाउंट का फीचर क्या है, पैसे जमा कर दिए तो विड्रॉल का राइट खत्म, विड्रॉ नहीं कर सकते। इतना बढ़िया अकाउंट है ये, अगर एक बार पैसे जमा होंगे विड्रॉ नहीं होंगे। चलो पैसे जमा कर दिया आपने, एसबीआई में एलसी खुलवाई। इस एसबीआई बैंक ने इस एसबीआई बैंक को बोला, ई को बोलो गुड्स चलाए, पैसे मैं दूंगा। बैंक ने गारंटी दे दी, इस बैंक ने ई को गारंटी दे दी, यहां से गुड्स चला, मैं दूंगा पैसे। सर इंसानों की गारंटी वैलिड नहीं है, बैंक की तो वैलिड है। मेहुल चौकसी का नाम सुना है, नीरव मोदी का क्या फ्रॉड था पता है, बैंक गारंटी पे फ्रॉड था। अभी कल बताता हूं आपको, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद चलो बताता हूं आपको फ्रॉड क्या था, पहले ये भी बता दूंगा आपको, ठीक है। वही तो सुनने आते हो तुम मेरे से, और क्या सुनने आते हो तुम्हें, तो लीगल काम तो कोई पसंद है नहीं। हाँ जी, तो बेटा बैंक की गारंटी तो वैलिड है, बैंक ने गारंटी दे दी, ई गुड्स चला, मैं दूंगा पैसे। एसबीआई ने बोला, एसबीआई यूएसए ने। इसने क्या करा, गुड्स वेसल पर बुक करा दिए, वेसल पर गुड्स बुक हो गए। इसको एक बेटा प्रूफ मिलता है कि ये गुड्स आपके हैं, रसीद तो देनी पड़ती होगी ना वेसल वाले को, ये गुड्स आपके हैं। तो रसीद का नाम है उसका बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग, पता नहीं यार कभी सुनते नहीं क्या कुछ, एक तो इतनी अजीब शक्लें बनाएंगे जैसे मैंने क्राइम कर दिया कुछ बताकर। बिल ऑफ लेडिंग है इसका नाम, ठीक है। बिल ऑफ लेडिंग क्या हुआ, मिस्टर ई को मिल गया, गुड्स चल चुके हैं यहां से। ई ने क्या करा, एसबीआई यूएसए को दिया बिल ऑफ लेडिंग, कहता लाओ अब मेरे पैसे दो। इसने कहा भी देते हैं आपको। इसने ये बिल ऑफ लेडिंग यहां से यहां भिजवाया एसबीआई को। बिल ऑफ लेडिंग यहां पहुंच गया, प्रूफ पहुंच गया कि गुड्स चल चुके हैं अमेरिका से। इसने ये पैसे एसबीआई बैंक को दिए, एसबीआई ने मिस्टर ई को दिए, पैसे पहुंच गए यहां पर। बेटा ये बिल ऑफ लेडिंग इसने क्या करा, मिस्टर आई को हैंड ओवर कर दिया और आई को बोला जाओ पोर्ट पर बिल ऑफ लेडिंग दिखाकर गुड्स क्लियर करा कर ले आओ। कोई रिस्क है, अब पैसे का रिस्क है, गुड्स का रिस्क है, नहीं है, समझ आया कुछ। तो मैं क्या पढ़ा रहा था, इंश्योरेंस, ये कैसे आ गया बीच में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसका इस्तेमाल होने वाला है, घबराओ ना, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, इसका यूज होगा, वरना थोड़ी पढ़ाता। हाँ जी, अब होगा क्या समझो। बेटा मिस्टर ई जब ये गुड्स वेसल पर बुक कराएगा, बेटा बिना मरीन इंश्योरेंस हुए गुड्स बुक हो ही नहीं सकते। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी है इंश्योरेंस इज कंपल्सरली रिक्वायर्ड, कंपल्सरली रिक्वायर्ड। एक बात बताओ बेटा, अभी जब इंश्योरेंस करा कर दे रहा है, क्या इन गुड्स का मालिक आई है? बस सोच कर बोलना, क्या इन गुड्स का मालिक आई है? अभी तक गुड्स किसके हैं? ई के हैं। इंश्योरेंस किसने कराया? ई ने कराया। किसके नाम पर हुआ? आई के नाम पर हुआ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किसके नाम पर हुआ? आई के नाम पर हुआ। मालिक कौन है? ई है। अभी तक इंश्योरेंस करा दिया। बेटा जैसे लेटर बिल ऑफ लेडिंग भेजा जाता है बैंक को, वैसे ही ये क्या करता है, इंश्योरेंस भी देता है, बिल ऑफ लेडिंग भी देता है और इंश्योरेंस भी देता है। और ये इंश्योरेंस और बिल ऑफ लेडिंग इस एसबीआई के पास आता है और फिर आते हैं आई के पास, ठीक है। यहां से अमेरिका से गुड्स चले, 2 दिन के बाद इनके पास सब कुछ आ गया, इंश्योरेंस के पेपर भी आ गए और बिल ऑफ लेडिंग भी आ गया। तीसरे चौथे दिन ये डूब गया। वैसा क्या आई क्लेम कर सकता है पैसे? 100% कर सकता है पैसे। पर आपको क्या लगता है, मुझे ये समझाना था कि पैसे क्लेम कर सकता है? नहीं, मुझे समझाना था इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब सुनना, मरीन इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी होता ही नहीं आपका। चलो जी ठीक है बेटा, देखो इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब देखना है मरीन में? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी इंटरेस्ट मत देखना, क्योंकि प्रेजेंट होगा ही नहीं।
इंश्योरेंस ई ने करा कर दिया आई के नाम पर, जबकि आप अभी ऑनर हो ही नहीं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट है आई का अभी तक नहीं, होता ही नहीं, कभी भी नहीं होता मरीन में। लेकिन बेटा जब गुड्स डूबे तब मालिक कौन बन चुका है? बिल ऑफ लीडिंग, अ प्रूफ ऑफ ऑनरशिप किसके पास है? आई के पास। क्या आई ऑनर बन चुका है? बन चुका है। इंश्योरेंस किसके नाम पर है? आई के नाम पर है। क्या व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू आई ऑनर है। बेटा मरीन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट सिर्फ तभी प्रेजेंट होता है व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू, कभी होता ही नहीं एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी। यही लिखा गया, समझ आई बात? लाइफ में कब होता है? लाइफ इंश्योरेंस में कब होता है? एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी, व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू देखना मत। फायर में दोनों टाइम, मरीन में एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी मत देखना, व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू तब देख लेना। और मैं कहता आपको रट लो, आप कहते 3 सेकंड में रट ली, छुट्टी। क्यों लगा रहे हो 20 मिनट इस पे? बोलते ना आप मेरे को, पक्का बोलते थे। आप कहते छोड़ो, याद हो गया बस, हम तो एक्सपर्ट याद करने के, PhD पास हैं याद करने में। हाँ जी ठीक है, छुट्टी करूँ, एक टॉपिक और करा दो। अरे बहुत टाइम है अभी बाबू, 15 मिनट है, कर ही लो। क्या करोगे घर जाके? घर जाके भी तो सोना ही है हमने। लो एक टॉपिक और निपटा लो बहुत जल्दी से। वैसे मन किसी का नहीं कर रहा, अंदर से सब गालियां दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी, चलो कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी गालियां मैं सह लूंगा। आगे बढ़ो बेटा। एक और सर्विस है ट्रांसपोर्ट, मुझे कुछ भी नहीं बोलना। जितनी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आपने ट्रांसपोर्ट की बात पढ़ी है उतनी ही है। क्या? गुड्स को, रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए और फिनिश गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। और कुछ भी नहीं पढ़ना, दैट्स इट, खत्म हो गया ट्रांसपोर्टेशन। लो जी एक टॉपिक और खत्म हो गया, जैसा प्रॉमिस हुई थी, एक और कर लो। कम्युनिकेशन सर्विसेज। लो बाबू लो, ये तो आपकी फेवरेट है ना? फोन के बिना जिंदगी भी नहीं है। टेलीकॉम होता है लेकिन वो, ये कम्युनिकेशन सर्विसेज है। चलो ये समझते हैं बेटा। इसमें एक पार्ट है पोस्टल सर्विस का, पोस्टल सर्विसेज, ये समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। पोस्ट ऑफिस हमें कुछ सर्विस देते हैं कि नहीं देते? देते होंगे, कुछ तो देते ही होंगे पोस्ट ऑफिस सर्विस। बेटा पहली बात फाइनेंशियल फैसिलिटी। ऑल्दो बता देता हूं बेटा, ये बात तो ठीक लिखी गई है, इसके बाद की कुछ बातें बहुत पुराने जमाने की लिखी गई हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा, बहुत कुछ गलत लिखा हुआ है, मैं बताता हूं आपको। फाइनेंशियल फैसिलिटी बेटा, पोस्ट ऑफिस आपको फाइनेंशियल फैसिलिटी देते हैं? बताओ जल्दी बताओ, देते हैं? बेटा बता देता हूं। सेविंग बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस खोलते हैं, पढ़ा है ना? FD पोस्ट ऑफिस में होती है, RD पोस्ट ऑफिस में होती है। वो सारी फाइनेंशियल फैसिलिटी जो बैंक दे रहा है वो आपको कुछ कुछ पोस्ट ऑफिस भी दे रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या करते हैं बेटा? कुछ काम यहां पर एक्स्ट्रा होते हैं। NSC, PPF एज वेल एज किसान विकास पत्र, इन 3 के नाम मत भूल जाना, कुछ भी भूल जाना बस पोस्ट ऑफिस की फाइनेंशियल फैसिलिटी में। बेटा इन तीनों के नाम क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्यार से बोलते हैं निक नेम है इसका, NSC। क्या हो गया? बोल देंगे, निक नेम होता है ना सबका, ठीक है ना? NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, KVPs, ठीक है? वैसे कभी टाइम पर आते थे जब इंदिरा गांधी जी जिंदा थी, IVPs, इंदिरा गांधी विकास पत्र। बेटा इनका काम क्या होता है? इनमें ना बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, पहली बात। और दूसरी बात बेटा, इन तीनों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकम टैक्स में छूट मिलती है आपको। समझाता हूं कैसे। आज की तारीख में बैंक में जाकर आप FD कराओ, बैंक से पूछो कितने साल में पैसे डबल, बैंक कहेगा 13 साल, 13 साल में पैसे डबल। बेटा किसान विकास पत्र 11 साल में कर देगा पैसे डबल। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर आपने NSC या PPF या किसान विकास पत्र में 1 साल में 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करें, मान लो, ठीक है? इनकम टैक्स में क्या है बेटा? स्लैब है, 2.5 लाख रुपए तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के ऊपर आपके ऊपर 5% टैक्स है। 5 लाख से अगर आपकी इनकम 10 लाख के बीच में है तो आपकी 20% टैक्स है। 10 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स है। ये स्लैब है,
ठीक है। एक बात बताओ, अगर किसी इंसान की इनकम 3.5 लाख रुपए तो क्या, देखो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, बचा हुआ 1 लाख उस पर टैक्स देना है, कितना 5%, 5% कितना 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। मैं समझाता हूं, आपकी इनकम 3.5 लाख है, आपने 1 लाख रुपए का ये कुछ ना कुछ खरीद रखा है, ब्याज तो जो मिल रही है मिल ही रही है। अब देखो फायदा, आपने इनकम टैक्स में इनकम दिखाई 3.5 लाख, लेकिन 1 लाख रुपए के क्या कर रखे हैं, एनएससी खरीद रखे हैं। लो जी 1 लाख रुपए की छूट, आपकी इनकम कितनी बची 2.5 लाख, 2.5 लाख पे कोई टैक्स है नहीं है, बच गए। ये बेटा आपका टैक्स सेव करते हैं, 5,000 रुपए बचा लिए इन्होंने। समझ आई बात? हाँ आई आई आई, थोड़ी थोड़ी आई, पूरी आई थोड़ी आई, आ गई पूरी समझ? हाँ आ गई पूरी समझ। आप तो वैसे भी स्पीड बढ़ जाएगी समझने की, ठीक है। हाँ जी, सेकंड वन इज स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस? हाँ, आज ये फर्क जानना है मुझे। बेटा नॉर्मल पोस्ट और स्पीड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है समझना, बहुत काम की बात। पोस्ट ऑफिस दोनों ही फैसिलिटी देता है आपको, है ना, देता है ना। मेल फैसिलिटी बोलते हैं इसको, मेल मतलब चिट्ठी। ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमारे को, हम तो इतनी बढ़िया, हमारी तो इतनी बढ़िया चिट्ठी है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी में विश्वास है हमारा। कौन भेजेगा चिट्ठियां आजकल यार, लगता नहीं आपको? क्या पढ़वा रहे हो हमारे से, हमारे जमाने की बात पढ़वाओ ना यार, ठीक है ना। आपका और मेरे जमाने में कोई अंतर थोड़ी है, हमने भी कभी चिट्ठी नहीं लिखी, ईमेल, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठियां लिखी हैं भाई। चलो खैर कर लेते हैं बात, लेकिन अब एनसीईआरटी कह रही है तो ठीक है ना। इट इज इक्वलेंट टू गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान शरीफ, कुछ भी कह लो, ठीक है ना, पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। अब बात करते हैं स्पीड पोस्ट वर्सेस नॉर्मल पोस्ट की। क्या फर्क होता है नॉर्मल पोस्ट और स्पीड पोस्ट में? बेटा देखो, जब भी पोस्ट आती है सबसे पहले कहां जाती है? सबसे पहले जाती है मेन पोस्ट ऑफिस में उस सिटी के। मान लो अमृतसर से किसी ने चिट्ठी लिखी, सहारनपुर में आएगी, कहां जाएगी? मेन पोस्ट ऑफिस कहां पर है? रेलवे रोड पर है, पंजाब होटल के बराबर में, वहां पर आई। वहां इसका क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। नुमेश कैम्प की ये चिट्ठी है, बेरीबाग की ये चिट्ठी है, पोस्टमैन अलग होते हैं क्योंकि, ठीक है। मान लो ये नॉर्मल पोस्ट थी, क्या होगा नॉर्मल पोस्ट में? पोस्टमैन को बहुत सारी चिट्ठियां मिली, आधी उसने फाड़ी, आग लगाई, होगी डिलीवर, पहुंच गई, घर तक पहुंच गई लोगों के। नॉर्मल पोस्ट का कोई प्रूफ है क्या पहुंचेगी कि नहीं? नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पोस्टमैन पहुंचाना ही नहीं चाहते, तो पहुंचेगी कैसे? स्पीड पोस्ट पक्का पहुंचेगी, पक्का। क्यों? क्योंकि बेटा स्पीड पोस्ट के केस में आपको एक्नॉलेजमेंट लेनी होती है, जिसको भी आप डिलीवर करके आए हो उसके साइन लेकर आने होते हैं। अब कैसे नहीं करेगा, ये डिफरेंस होता है। और दूसरा डिफरेंस होता है बेटा, नॉर्मल पोस्ट को ट्रैक नहीं किया जा सकता कि कहां तक पहुंची। स्पीड पोस्ट को ट्रैक कर सकते हो आप हर सिंगल मिनट की कहां पहुंच चुकी है। स्पीड पोस्ट के ऊपर एक बारकोड नंबर रहता है। वैसे बता देता हूं, अगर आप पोस्ट ऑफिस से कराते हो, एक नंबर होता है EU से स्टार्ट होता है, EU और फिर न्यूमेरिक नंबर होता है। ट्रैक कर सकते हो कहां पहुंची, ये फर्क होता है। फैसिलिटी देता है ना ये पोस्ट ऑफिस हमें, पासपोर्ट फैसिलिटी। आज की तारीख में ट्रू हो गई ये बात, बताता हूं आपको। ये बहुत पुरानी बात लिखी हुई है, बहुत पुरानी बात। मेरे टाइम में पोस्ट ऑफिस ये फैसिलिटी देना बंद कर चुके थे। हमें कहां जाना पड़ता था? गाजियाबाद ही जाते थे हम, PS के गाजियाबाद में जाते थे, पासपोर्ट सेवा केंद्र गाजियाबाद में इंक्वायरी देना चाहते थे। अब दोबारा पोस्ट ऑफिस ने काम शुरू कर दिया। बताओ, बुक ऑटोमेटिकली ठीक हो रही है। पिछले कुछ साल गलत रही, फिर दोबारा ठीक हो गई, उन्होंने कभी डिलीट ही नहीं करा। पासपोर्ट फैसिलिटी देते हैं क्या आज की तारीख में? पोस्ट ऑफिस जाते हो ना, इंक्वायरी देकर आते हो ना मेन पोस्ट ऑफिस में। सहारनपुर में फैसिलिटी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? पासपोर्ट बनवाना है, मेन डॉक्यूमेंट कहां वेरीफाई कराओगे? पोस्ट ऑफिस में, पक्का। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करता है क्या पोस्ट ऑफिस? मेरे हिसाब से तो नहीं करता होगा। करता है, मेन पोस्ट ऑफिस करता है बेटा। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के साथ इनका टाई अप है। देखो, आपकी फैमिली रहती है US में, पैसे पहुंचाने हैं, यहां से बैठे बैठे पहुंचा दो। उनको बोलो वहां के किसी पोस्ट ऑफिस में जाए, या वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के, वेस्टर्न यूनियन के किसी ऑफिस में खड़े रहे, आप यहां पर पोस्ट ऑफिस जाओ, यहां पर कैश पैसे दो, वहां पर उसको फॉरेन करेंसी में मिल जाएंगे। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, ठीक है जी।
बात समझ में आई? एक और लिखा हुआ है इन्होंने, मैं नहीं बिल्कुल भी पढ़ाऊंगा गलत बात को। इन्होंने लिखा हुआ है BSNL पोस्टपेड कनेक्शन के बिल और भारतीय एयरटेल के पोस्टपेड कनेक्शन के बिल जमा करता है पोस्ट ऑफिस। ओ भाई, आज की तारीख में उनके अपने स्टोर हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एयरटेल के अपने स्टोर नहीं होंगे? होंगे, वहीं होता होगा जमा बिल। ये कहां करता है पोस्ट ऑफिस अब जमा? ये बहुत बहुत पुरानी बातें लिखी गई है, ये नहीं मैं पढ़ा सकता गलत बात। एक और बात लिखी है, ग्रीटिंग पोस्ट भेजते हैं हम। और भाई हम GIF भेजते हैं आज की तारीख में व्हाट्सएप पे। हाँ, क्या बातें कर रहे हो आप, ग्रीटिंग पोस्ट, ठीक है। ये तो हमने कभी देखा नहीं जिंदगी में, ग्रीटिंग कैसा होता है। तुमने तो देखा ही नहीं होगा, मैंने तो देखा भी होगा। देखा है ग्रीटिंग? ग्रीटिंग कौन? ये कौन से जमाने की बात चल रही है? 19वीं सदी की। हाँ जी, इतनी बात ओके। अभी बात खत्म नहीं हुई, लेकिन छुट्टी नहीं हुई अभी आपकी, ठीक है। छुट्टी की उम्मीद? अरे अभी बहुत टाइम, 5 मिनट है बाबू, 5 मिनट में तो मैं जान निकाल दूंगा आपकी। चलो बढ़ो आगे। बेटा पोस्टल सर्विसेज में टेलीकॉम सर्विसेज हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट। करें स्टार्ट? चलो जी बेटा, अब ये एक टेलीकॉम सर्विसेज आपके कोर्स में ये पढ़ रहे हैं, 5 तरीके की है। इसमें से बहुत सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा और बहुत सारी आपको पता है। सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज और फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। बताओ जी, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज कह रहे हैं मोबाइल फोन के बारे में बताओ। बाबू मैं बताऊं आपको मोबाइल फोन कह रहे हैं? सूरज को दीपक कौन दिखाएगा बेटा? आप सूरज। आपको मैं समझाऊं मोबाइल फोन क्या होता है? आप मुझे समझा दोगे उल्टा। ये नहीं मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। लैंडलाइन फोन आपने देखे हैं? आपके जमाने में देखे हैं? कुछ शॉर्टकमिंग होगी तभी तो मोबाइल आए ना बेटा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या मोबाइल इंडस्ट्री ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया क्या फिक्स्ड लाइन को? बस ये बता दो, पूरी तरीके से खत्म हुई लैंडलाइन? बेटा आज भी ऑफिसेस में लैंडलाइन का यूज ज्यादा है एज कंपेयर टू मोबाइल। और आपको पता है, अच्छा फास्ट कौन से ज्यादा होते हैं, मोबाइल या लैंडलाइन? लैंडलाइन ज्यादा फास्ट होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते ये बात, मुझे पक्का पता है। आपको लग नहीं रहा होगा, मैं प्रूव कर दूं। आप कस्टमर केयर पे कॉल मिलाते हो, किसी कस्टमर केयर पे, वो आपको क्या बोलते हैं? सर जहां पर ये आपने कॉल मिलाई है हम इन चीज से डील नहीं करते, 2 मिनट रुक जाइए, मैं अपने दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूं। वो 2 प्रेस करती है, 2 नंबर पे बैठा हुए बंदे के पास कॉल ट्रांसफर हो जाते हैं, 1 मिनट में आपकी बात स्टार्ट हो जाती है। मोबाइल फोन दे सकता था ऐसी सर्विस? दे नहीं सकता था, जो मर्जी कर ले। समझ आई बात? फिक्स्ड लाइन सर्विसेज आज भी पूरी तरीके से इलेमिनेट नहीं हो पाई हैं। समझ आई बात? चलो खैर, जितना समझाना था उतना समझ में आ गया हमारे को। थर्ड वन इज केबल सर्विसेज एंड फिफ्थ वन इज DTH सर्विसेज। DTH मतलब डायरेक्ट टू होम केबल सर्विसेज। डेन इज अ केबल सर्विस, टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन इज अ DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। फर्क क्या होता है? क्या दोनों के केस में आपको सेट टॉप बॉक्स चाहिए कि नहीं? बस ये बताओ। सेट टॉप बॉक्स दोनों में चाहिए? एंटीना DTH में चाहिए क्या? यार क्या बात कर रहे हो, DTH में एंटीना नहीं चाहिए? चाहिए। केबल में आपकी छत पे लगा होता है? नहीं लगा होता है ना। फर्क समझने की कोशिश करना बेटा। बारिश आने पर क्या बंद हो जाता है, DTH या केबल सर्विस? DTH। रीजन कभी जानने की कोशिश करी बेटा? देखो, नहीं सैटेलाइट से तो वो भी होता है, मैं फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। DTH के केस में क्या होता है समझो, आपकी छत पर एंटीना लगा है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जिसकी, या सब एक डायरेक्शन रहते होंगे, टाटा स्काई का भी सेम डायरेक्शन, हर एक की डायरेक्शन बदली होती है ना। वो डिपेंड करता है कि बेटा सैटेलाइट कहां पर है स्पेस में, वो वहां से सिग्नल ले रहा होता है। बारिश आने पर सिग्नल लॉस्ट होते ही होते हैं, नहीं चलते DTH सर्विसेज। केबल सर्विसेज चल रही होती हैं, क्यों? क्योंकि बेटा वो कंट्रोल रूम से चलती हैं, वहां आपका एंटीना नहीं है। आपका एंटीना है, एक ऑपरेटर का एक एंटीना है, वो कंट्रोल रूम से ऑपरेट होती हैं, जो जहां पर मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं जानता हूं डेन का शायद दिल्ली है। समझ आई बात? ये डिफरेंस होता है हल्का सा केबल सर्विस और DTH में। टेक्नोलॉजी लगभग एक जैसी है, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज VSAT। लो बाबू, मैं पहले बुक बंद कर देता हूं फिर स्टार्ट करूंगा। हाँ जी, VSAT सर्विसेज बेटा फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये क्या चीज होती है बेटा? इट इज जस्ट लाइक अ लाइव क्रिकेट मैच। नागपुर मैच खेला जा रहा है, इंदौर मैच खेला जा रहा है, और आप घर पर बैठे हुए आराम से देख रहे हो लाइव।
बिल्कुल वैसे ही बेटा वीसैट टेक्नोलॉजी होती है। वीसैट क्या होता है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। बेटा इस केस में क्या होता है बताता हूं। सीए की फील्ड में बड़ी पॉपुलर है आज की तारीख में चीज, सैटेलाइट कोचिंग। कभी सुना है? दिल्ली में टीचर पढ़ा रहा है, वीसैट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सहारनपुर में एक सेंटर पे बैठे हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है, हम लाइव पढ़ रहे हैं। कभी सुना है ऐसा? लाइव कोचिंग हमने लाइव पढ़ी है, मैंने खुद ने लाइव पढ़ी है। दिल्ली में टीचर पढ़ा रहा है और हम यहां पर लाइव पढ़ रहे हैं, इसे बोलते हैं वीसैट टेक्नोलॉजी। बेटा ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, इंस्टॉलेशन करने का तरीका इनका भी सेम है। लगभग एक सैटेलाइट रहती है और क्या रहता है बेटा, जो पर्सन सेंटर लेना चाहता है, जैसे कि कोई सहारनपुर सेंटर लेना चाहता है तो उसकी छत पर एक एंटीना लगता है, एज वेल एज बेटा उसको एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है एक वेबसाइट का। वो वेबसाइट को एक्सेस करता है, यूजर आईडी डालता है, पासवर्ड डालता है, सिग्नल्स के थ्रू कोचिंग आ रही है उसके पास। वीसैट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है जी, अभी एक वेयर हाउसिंग रह गया, वो हम देखेंगे परसों। ठीक है, आज के लिए इतना हुआ था, बाय बाय।